रहे हैं। नरेश मिरानी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, गुड आफ्टरनून। बताएं, मंथली एक्सपायरी का दिन है और बाजार में हम ऑफकोर्स वॉलेटाइल एक्शन देख रहे हैं। बैंक निफ्टी सरप्राइजिंग मूव्स दिखा रहा है। आपकी राय, ट्रेडिंग रेंज क्या होगी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन? ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज वही है 15,700 नीचे में और 15,900 930 ऊपर में। और अगर हम देखें कि ग्लोबल के सामने आज भी रिलेटिवली हम बेटर कर रहे हैं इंडियन मार्केट, सो यही मूव रहेगा कि यही साइडवेज रेंज है जब तक एक नया रेंज नहीं आता 15,650 700 के नीचे या 900 930 के नीचे। ये फ्लॉपी मूव्स रहेंगे, सिलेक्टिव एक दो स्टॉक्स एक दो सेक्टर्स में मूव्स रहेंगे। कभी बैंक ऊपर रहेगा, कभी रिलायंस ऊपर रहेगा। तो जब तक ये बैंड के बाहर नहीं निकलता है ऐसे ही मूव्स रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जो मैं देख रहा हूँ जिसमें एक क्लियर ब्रेकआउट्स की तरह पैटर्न्स बन रहे हैं वो है पीवीआर लिमिटेड। पीवीआर ने आज एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट दिया है और लास्ट कुछ हफ्तों से रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो ये स्टॉक यहाँ से 2050 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। स्टॉप लॉस रहेगा 1820। दूसरा रहेगा बाय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे जो पूरे करंट मार्केट में भी होल्ड कर रहा है एनबीएफसी स्पेस में। 1270-75 के ऊपर अच्छा मोमेंटम हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1230, टारगेट प्राइस रहेगा 1350। बिल्कुल नरेश, ऑफकोर्स आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी लगातार हमें बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी एक नज़रिया अपना दीजिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस एक बड़ा डाउनफॉल देखा ज़रूर था, लेकिन अब जो कमबैक किया है और इनफैक्ट मारुति के नए वेरिएंट के लॉन्चिंग, एक एक कर सारी ऑटो कंपनियों के नए लॉन्चेस आ रहे हैं। चिप शॉर्टेज की दिक्कतें भी कम हो रही हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तो वैसे ड्राइव करना पसंद नहीं करते, लेकिन न्यू लॉन्च पर क्या कहेंगे? अगर देखें जो प्राइस एक्शन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले था सबसे जिसने एक नया 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बनाया। फिर उसके बाद अब टीवीएस मोटर ने किया है और अब अशोक लेलैंड वो मूव पर है कि जहां पे वो 170 तक जाकर एक नया 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बना सकता है। अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हिसाब से एवरी डिप पे अशोक लेलैंड बाई बनता है और जब भी 1050 के आसपास आए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी पॉजिटिव है। मारुति पे थोड़ा मैं कॉशियस रहूंगा ये भाव पर, क्योंकि 8800 9000 एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं है। टीवीएस मोटर्स भी बॉटम में काफी चल गया है, तो डिप के लिए वेट करूंगा। तो इस भाव पर अशोक लेलैंड सबसे इंटरेस्टिंग आइडेंटिफाई करने हो जिनसे लीडरशिप आ सकती हो, तो क्या क्लैरिटी मिल रही है? सबसे पहले ऑटोज है जो डिक्लाइन में अच्छे लगते हैं और ब्रॉडर मार्केट में उसी रिलेटेड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जहां पे अच्छा मोमेंटम या एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हो रहा है। जहां पे अगर हम देखें मिंडा इंडस्ट्रीज हो या जमुना ऑटो हो या ऑटोमोटिव एक्सेल्स हो, गैब्रियल इंडिया हो, काफी स्टॉक्स जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है रिलेटिव सेंस में। ऑटो एंसिलरी एक स्पेस है और दूसरा रहेगा बैंकिंग स्पेस, कि जहां पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो आज 33,500 पे है वो निफ्टी के इक्विवेलेंट 13,000 के भाव पर है और प्री कोविड 32,500 हुआ करता था, तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है। तो इसके आगे अगर कभी भी एक नया ट्रेंड आना है तो वो बैंक्स के बिना नहीं आ सकता। तो बैंक एक है जहां पे रहेगा और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। अगर हम देखें एक्सिस बैंक 2015 में 650 हुआ करता था, आज भी 630 है। 2020 में एचडीएफसी बैंक 1300 हुआ करता था, आज भी 1300-1350 है। सेम वे कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट 2-3 साल का रिटर्न 20% ही है क्यूमुलेटिव। एसबीआई जो लास्ट एक साल में आउट परफॉर्म किया, बट अगर हम लास्ट 10-12 साल पहले देखें तो 2010 का टॉप 350 था और आज भी स्टॉक 450-460 है। यहाँ पे एक बड़ा कैचअप हो सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई सेक्टर है जो लीड ले सकता है वो है बैंकिंग। बैंक्स में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है और ट्रेडिंग साइड पे जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम आता है, जैसे ही 15,950 अगर निफ्टी में क्रॉस होगा तो बैंक निफ्टी वहां से लीडरशिप लेगा। कहना चाह रहे हैं क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो बहुत हद तक प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुके हैं और अब यहां पर रैली कैचअप होती है तो ये सीरीज के लिए फेवरेबल होंगे। ऐसे केस पे अगर यहाँ बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत बीटन डाउन है। आपको यहाँ पर अभी भी आईटी के लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता? अगर आईटी देखे तो एक बाउंस बैक है। अगर आईटी इंडेक्स देखे तो आज भी ऊपर से 25-30% करेक्ट करने के बाद भी प्री कोविड से 50-60% अभी भी ऊपर है। यहाँ पे एक ये है कि एक बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि काफी स्टॉक्स काफी गिरे हुए हैं। जैसे विप्रो अगर देखे तो 40-45% ऊपर से डाउन है। टेक महिंद्रा 40-50% डाउन है। तो यहाँ पे बाउंसेस आ सकते हैं, बट स्ट्रक्चरल जो मूव जो है कि जहाँ पे एक फिर से नए हाई के पास जा सकता है, एक्सट्रीमली डाउटफुल। तो 10 से 12% मूव बाउंस बैक आ सकता है आईटी इंडेक्स में ओवर द नेक्स्ट से 1 मंथ 2 मंथ्स, बट स्ट्रक्चरल मूव नहीं है कि जहाँ पे एक तेजी अच्छी बरकरार रह सके।
हर बाउंस में सेलिंग प्रेशर रहेगा। सो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो बैंक्स है या ऑटोज है, यहाँ पे नई तेजी हो सकती है। और आईटी का एक साइकिल पूरा खत्म हो चुका है। पहले री रेटिंग था पोस्ट कोविड, अब डी रेटिंग का भी साइकिल खत्म हो चुका है, और ये फिर से पुराने जो टाइम्स में ये डिफेंसिव सेक्टर हुआ करता था, साइडवेज और रिलेटिवली लो बीटा हुआ करता था, ये फिर से वैसा सेक्टर हो जाएगा जहां पे स्लो मूव्स होंगे। ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स को लेके, इनफैक्ट ये जरा आप ग्लोबल फ्यूचर्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। ये ग्लोबल फ्यूचर्स को इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ है कि रशिया ने, यूक्रेन ने कुछ एरियाज से अपनी आर्मी को विड्रॉ किया है और इस तरह की बातें आ रही हैं। तो किसी भी तरह की सीज फायर, विड्रॉल, जहाँ पे लोगों को लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये पिक आउट हो गया है ये यूक्रेन रशिया वॉर, तो दो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। एक क्रूड ऑयल करेगा, क्रूड ऑयल टॉप आउट हो सकता है, गिर सकता है। तो एक तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे नज़र रखिए और दूसरा यूएस फ्यूचर्स पे नज़र रखिए। ये दोनों, ये जो चीज़ें आ रही हैं आपके फ्लैश हो रही हैं स्क्रीन पे, ये वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। हमारे साथ कुणाल भी आ गए हैं स्टूडियोज़ में। लेकिन कुणाल, आप ज़रा क्रूड के चार्ट्स को अपने स्टडी करिएगा, मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। बट मैं नूरेश से क्विक व्यू लूँगा इंश्योरेंस स्टॉक्स पे। आज HDFC लाइफ, से प्रू, SBI लाइफ, सब में जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। नूरेश, आप इनमें से किसके ऊपर बेट करना चाहेंगे? पूरा सेक्टर ही डाउन ट्रेंड में है, कहीं पे भी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स नहीं है। तो खाली एक जो स्टॉक है जो रिलेटिवली बेटर रहा है वो SBI लाइफ, बट वो भी साइडवेज है, कम गिरा है इसलिए बेटर है। बट ओवरऑल लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स है। तो जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता, एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं आता है, तो ये सेक्टर में मुझे बेट नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे भी लो बीटा और साइडवेज सेक्टर है कि जहाँ पे बड़े मूव्स नहीं आते हैं। तो जब तक ट्रेंड नहीं आता है नया, तब तक इंटरेस्ट नहीं है। तो स्लो एंड स्टेडी सेक्टर है जहाँ पे मोमेंटम वेन ऑफ हो जाता है, एक दिन ऊपर और अगले दिन फिर से नीचे। तो साइडवेज ही रहे काफी स्टॉक्स और डाउन ओवरऑल ट्रेंड, तो ये सेक्टर में नहीं पार्टिसिपेट करना। फेयर पॉइंट है, ये भी सही है। ये नूरेश क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर वन डे वन ऑफ ट्रेंड्स आते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। आज शायद ऐसे ग्रुप पे CLSA की बाय आई थी तो थोड़ा एक्शन आ गया। कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल, इस न्यूज़ को कैसे लेंगे? अभी मैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट से लूँगा कि क्योंकि ये आ रही है कि रशिया विड्रॉ करेगा ट्रूप्स कुछ एरियाज से, सो दैट ग्रेन के एक्सपोर्ट्स हो सके। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था कि आप लोगों को खाना नहीं पहुंचा के आप वॉर को जो है, आप फूड को वेपनाइज कर रहे हैं, ये एलिगेशन था रशिया के ऊपर। तो शायद उसको कम करने के लिए उन्होंने पीस मील बेसिस पे थोड़ा किया हुआ कि ठीक है सब निकल जाने दो, यूरोप में ग्रेन पहुंच जाने दो। बट कहीं ना कहीं जब ये न्यूज़ एक्चुअली आएगी तो क्रूड इम्पैक्ट करेगा। क्रूड इम्पैक्ट करेगा और आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए, बिकॉज अगर क्रूड यहाँ से $5 से $7 भी गिर जाता है अनुमान से, अगर 105 के आसपास आता है, तो ये सेंटिमेंटल बूस्टर हो जाएगा मार्केट्स के लिए कि क्रूड एक टॉप आउट जोन पे आ चुका है। और जो 140 जो फेब में था और जो 125 के आसपास, 25-26 के आसपास, ये दो इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाएंगे। और उस रिलेटिव बेसिस पे आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो जाएगा इंडेक्स के लिए, और ये डाउन साइड ओपन अप कर देगा क्रूड का। तो हम लास्ट 2 से 3 महीने में देख रहे हैं कि क्रूड डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो फॉल हो रहा है, बट सपोर्ट्स भी है वो काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अगर ये न्यूज़ पे अगर इम्पैक्ट डाउन साइड हो जाता है तो ये फ्लोर ओपन हो जाता है इंडेक्स के लिए, क्रूड के लिए, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है इंडेक्स इक्विटी मार्केट्स के लिए। ओके, तो चलिए क्रूड पर फोकस रहेगा। और कुणाल, गुड आफ्टरनून। डोमेस्टिक मार्केट्स में इंडेक्सेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं तो बताएं। लेकिन आज सुबह 18 आवर पर आपने बड़े ही एक इंटरेस्टिंग जापानीज टेक्निकल पैटर्न बताई थी, उसे किस तरह से आपने रीड किया है और वो भी हमारे व्यूअर्स को एक बार बताएं आप। हमारे व्यूअर्स, स्वदेश के व्यूअर्स काफ़ी जापानीज फूड खाते हैं तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ 18 आवर के व्यूअर्स ही जापानीज फूड पसंद करते हैं। आई थिंक तो मैं मॉर्निंग में निकुंज से यही डिस्कस कर रहा था कि जो कैंडलस्टिक की जो इजाद थी वो 250 इयर्स पहले हुई थी। 1740 के आसपास कैंडलस्टिक बॉर्न हुए थे, और जो प्रिंसिपल्स थे कैंडलस्टिक की, जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि इचिमोको पैटर्न है, there is a candlestick pattern by the name of morning stars, then 3 black crows, जो इंग्लिश नॉमेनक्लेचर के अनुमान, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो 250 साल पहले जापानीज कैंडलस्टिक के थ्रू इजाद हुए थे। और ये जो टर्मिनोलॉजी से वॉर बेस्ड थे, बिकॉज वो टाइम में फ्यूडल वॉर ज्यादा प्ले आउट करते थे, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को एक वॉर टाइप सिनारियो से कंपेयर किया जाता था। चलिए तो क्विकली फिर आपके ट्रेडिंग स्टॉक्स भी बताइए। तो 2 बाय कॉल्स मैं रेकमेंड करूंगा, थोड़ी कॉन्ट्रा व्यू रहेगी स्टॉक्स पे। एक रहेगा HDFC AMC, जिसपे मैं बाय कॉल
सजेस्ट करूंगा। मेरे अनुमान से आई थिंक स्टॉक एक बॉटमिंग फॉर्मेशन पे आ चुका है। 1750 1775 का बहुत अच्छा सपोर्ट है HDFC AMC पे, तो बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। 1840 का टारगेट रख सकते हैं, 1750 का स्टॉप लॉस। और प्राज इंडस्ट्रीज मेरे अनुमान से एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट पे आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न, तो इसको भी बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। 378 का टारगेट, स्टॉप लॉस 350। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो यहाँ दो कॉल्स यहाँ पर जो नई फ्रेश ऐड होती हो कुणाल की तरफ से, प्राज इंडस्ट्रीज। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पे इस वक्त ज्यादा भरोसा लग रहा है कुणाल को। चलिए बिल्कुल, तो बाय कॉल्स हैं, इस पर आप